गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। और बच्चों, आपको जैसा पता है कि आज हमारा जो है बच्चों 10th क्लास है। और 10th क्लास में हम लोग जो है हिस्ट्री विषय को आपका देखेंगे और आपकी नई बुक हम लोग शुरू करने वाले हैं, हिस्ट्री। और हिस्ट्री की इस बुक के अंतर्गत बच्चों हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद से अपना लेक्चर आपका प्रारंभ करेंगे। पहला लेक्चर वही है, यूरोप में राष्ट्रवाद। और मैं उम्मीद करूंगा बच्चों से कि थोड़ा सा आपको कठिन हो सकता है वो आपको समझने के लिए, क्योंकि इसमें जो भी आपकी घटनाएं हैं वो आपके यूरोप देश से संबंधित हैं। वहाँ के इतिहास जो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपनी नज़र डालेंगे, उनकी चीज़ों को सीखेंगे। और फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि मैं पहले 2 दिन आपको बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाऊं, ताकि हर चीज़ एक एक चीज़ करके आपको दिखाता चलूं, आपको समझाता चलूं कि हम किस देश की कहाँ से बात कर रहे हैं। और ऐसी मेरी उम्मीद रहेगी आप सभी बच्चों से। तो बिल्कुल भी नई चीज़ों को देखकर घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है। बिल्कुल फ्री माइंड से हंसी खुशी के साथ अपनी चीज़ों को पढ़ना है। जहाँ नहीं आता है 10 बार पूछिए, 100 बार पूछिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। बस आप पढ़ने वाले बनिए, हम आपके साथ पूरी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। चलिए, आप लोग रेडी हैं? हम चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। पता होना चाहिए कि हम लोग जो हैं आपकी नई बुक इसमें आपका प्रारंभ कर रहे हैं। और आपको इस नई बुक को थोड़ा समझना है, ठीक है? समझना क्या है? घटनाएं और प्रक्रिया, खंड 1 ही आपकी बुक है, क्लियर है? और इस बुक के अंतर्गत जो है हम लोग आपका जो पहला चैप्टर है, हम पहला चैप्टर आपका ले रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। कि यूरोप में किस तरह से रा, राष्ट्रवाद हुआ है, उसको हम लोग आपका देखेंगे। क्या देखेंगे? हम लोग इसको देखेंगे। यूरोप में जो आपका राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार हुआ है, हमको इसमें आपका देखना है। सबसे पहले आप इसको देखिए, चैप्टर नंबर 1 है और एक इमेज आपके सामने है। इमेज को एक बार देखिए, उसको निहारिए, फिर इमेज के साथ ही हम अपना चैप्टर को प्रारंभ करेंगे और अपने चैप्टर को देखेंगे। आप लोगों ने देखा, बहुत अच्छी तरह से इमेज को देखिए। मैं आपको दिखा देता हूं एक वापस तरीके से। देखिए, एक ही पिक्चर है, बहुत सारे लोग, देखिए कितने लंबे लोग इसमें वो आपका जुड़े हुए हैं, दिखाई दे रहा है? ठीक, कितने लोग, कैसे ये आपका दिखाई दे रहा है, ये गॉड के रूप में इतना आपको दिखाई दिया? पक्का? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इसको समझिए। कह रहे हैं कि 1848 में एक हमें स्पेशल आपका सन दिया है, 1848 में फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू ने 4 चित्रों की एक आपकी श्रृंखला बनाई। देखिए, कहाँ के बाप के कलाकार हैं? फ्रांसीसी ही कलाकार हैं। फ्रेडरिक सरियू ने क्या बनाया? आपकी 4 चित्रों की एक श्रृंखला, श्रृंखला मतलब जुड़ी हुई चैन बनाई। उसमें उसने सपनों का संसार रचना, जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना था। अब देखिए, उसने क्या बनाई थी? सपनों का संसार रचा। उस संसार में अगर उसके शब्दों में बात करें कि उसका जो संसार था, ये देखिए, ये वाला संसार कैसा था उसका? सपनों का संसार। इसको देखिए, देख रहे हैं आप? इस सपनों के संसार के अंतर्गत अगर उसने कुछ रचा था, देखिए इसमें क्या था बच्चों? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में पहले चित्र 1 में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। कहां के लोग दिखाए हैं आपके? यूरोप और अमेरिका के। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना कर रहे हैं। देखिए, सभी लोग उसमें जुड़े हैं, चाहे स्त्री हो चाहे आपका पुरुष हो, हर व्यक्ति हर वर्ग क्या है उससे आपका जुड़ा हुआ है, क्लियर है? और उसमें क्या कर रहे हैं? एक लंबी कतार में है और स्वतंत्रता की जो आपकी प्रतिमा है, जो मूर्ति है, क्लियर है, उसकी क्या कर रहे हैं?
वंदना वंदना प्रार्थना पूजा कर रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला के रूप में प्रदान किया है। यानी कि जितने भी फ्रांसीसी आपके क्रांतिकारी रहे हैं, उन सारे क्रांतिकारी ने जो वहां की स्वतंत्रता हुई है, जो वहां की आपकी फ्रीडम थी, उसको क्या दिखाया है, महिला के रूप में प्रदान किया है। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमारी भारत माता, तो हम अपनी स्वतंत्रता को क्या देखकर मानते हैं, भारत की माता के रूप में। तो ऐसी ये अपने स्वतंत्रता को महिला के रूप में इंडिकेट करते हैं। क्लियर है? अब देखिए, यहां भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है। अब देखिए, एक मशाल आपको मिलेगी। हम वो मशाल में मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, ये रही मशाल। इसमें व्हाइट करके इसको देखिए, इसके बीच में वो आपको दिखाई देगी, ये वाली बच्चों स्पेस। ठीक है, ध्यान रहेगा, आप इसको जानेंगे तो इतना आपको और अच्छे तरीके से आपको बहुत सारी चीजें इसमें सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। तो इस मिसाल को हम लोग जो है आपका देख चुके। क्लियर है बच्चों? आपको ध्यान रखना है, जो मिसाल है हम मसाल को आपका देख चुके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। आप लोग देखिए, इतना हम लोग आपका पढ़ चुके, पूरे अच्छी तरीके से इसको हम लोग आपका जान चुके, इसको हम लोग देख चुके। अब देखिए, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है, और अगर आप उसके दूसरे हाथ को देखेंगे तो आपको दिखाई देगा उसमें जो मानव है, जो मनुष्य है, उसके अधिकारों का घोषणा पत्र है। ये देखिए, इमेज को हम लोग पढ़ रहे हैं, कहाँ है आपका, ये रहा घोषणा पत्र। ठीक है, दोनों चीज हम लोगों ने देख ली। वापस चलिए ऊपर की तरफ। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सरयू के कल्पनादर्श यानी कि डोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। कह रहे कि आप देखेंगे कि दुनिया के जो भी अलग अलग आपके राष्ट्र हैं, वो आपके समूहों में, वो आपके वर्ग में बैठे हुए हैं, जिनकी पहचान कैसे है, अलग अलग कपड़ों से और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जलूस का नेतृत्व कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, जो वो आपका जलूस निकल रहा है, इसका क्या कर रहे हैं, आपका नेतृत्व आपका कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। आप देखेंगे ये दो ऐसी कंट्री हैं आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका और आपका स्विट्जरलैंड, ये क्या बन चुके थे आपका बच्चा, राष्ट्र राज्य बन चुके थे, नेशन स्टेट हो चुके थे। क्लियर है? फ्रांस जो क्रांतिकारी आपका तिरंगे से पहचाना जाता है, पहचाना जा सकता था। कह रहे कि जो आपका क्रांतिकारी थे, कौन, आपका फ्रांस, उनकी पहचान कहां से होती थी, आपके ट्राई कलर से, जो आपका तिरंगा है उससे हम पहचान आपकी कर सकते थे। क्या कर सकते हैं कि प्रतिमा के पास जो हमने इमेज देखी है, अभी अभी पहुंचे हैं, और क्या कर रहे हैं वो लोग, आपकी जो इमेज दी है, फोटो प्रतिमा, उसके पास अभी अभी पहुंचे हैं। उसके पीछे जर्मन के लोग हैं, और कह रहे हैं फिर फ्रांसीसियों के पीछे कौन है, आपके जर्मन के लोग हैं, काला लाल सुनहरे झंडे थामे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय सरयू ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। और कह रहे कि सरयू ने जब तक ये आपकी इमेज बनाई थी, चित्र बनाई थी, जो आपके जर्मन के लोग थे वो क्या नहीं बने थे, एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। कौन सा संयुक्त राष्ट्र बच्चों, यूरोप का, यूए, यूरोपियन यूनियन। क्लियर है? जो झंडे वे थामे हुए थे, वह 1848 में उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। कह रहे जो झंडे उन्होंने पकड़ रखे हैं, जो आपके उदारवादी थे, उनकी जो उम्मीदें थी, उनकी क्या थी, अभिव्यक्ति थी। क्लियर है? क्या थी, अभिव्यक्ति, जिसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान
संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठन करने की चाह की। अब कह रहे हैं कि ऐसे में क्या हुआ कि जो आपके जर्मन भाषी जो आपके रियासतें थी, उनमें जो भी आपकी डेमोक्रेटिक जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था, उसमें आप देखेंगे आपका जो नेशन स्टेट था, उनके गठन करने की चाह थी कि हम लोग क्या कर सकें, जर्मन भाषी अपने रियासतों को मिलाकर और क्या कर सके, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर एक नेशन स्टेट बनाए। क्लियर है? जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया दो सिलसिलों की शाही, राजशाही, लंबोवार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। अब बहुत से बताया कि कहाँ के जो आपके लोग हैं वो आपका निवास कर रहे हैं। आप इसको थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए हैं। कह रहे हैं कि और हमें क्या दिखाया गया ऊपर से कि आपके स्वर्ग से कौन दिख रहे हैं, आपका ईसा मसीह, संत और फरिश्ते क्या कर रहे हैं इस दृश्य पर। कौन से दृश्य पर? जो ये क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही हैं, लोग एक साथ झुंड होकर उस आपके स्वतंत्रता की जो आपकी प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ आपका लिबर्टी, उसके पास पहुंच रहे हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर आपका क्या कर रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं। तो उसमें जो है वो प्रतिमा, उसकी वो आपका बात कर रहे हैं, उसके रूप में आपका दिया गया है। क्लियर है? एक बार वापस से हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेज है इसको थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं, ताकि हमारी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी क्लियर हो जाए। अब देखिए, मैं आपको दिखाना शुरू करता हूं। यहाँ आपने देखा ये फ्लैग अलग है, ये फ्लैग अलग है, ठीक है, ये फ्लैग अलग है, ये फ्लैग अलग है, ठीक। ये रहे आपके ईसा मसीह, क्लियर है, और ये बहुत सारे जो लोग हैं अध्ययन लोग, वो सब इस फोटो में बने, यानी कि उनने 4 फोटो को एक श्रृंखला के रूप में आपका बंद किया है। क्लियर है? ये सारी चीजें वो आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, चलते हैं आगे की तरफ। देखिए अब हमें क्या करना है, इसमें चीज थोड़ी सी पढ़नी है। बड़ा अच्छा शब्द है, इसको देखिए, कई बार परीक्षाओं में मिलता भी है और हम लोगों को पता भी नहीं होती। निरंकुशता, क्लियर है? अब्सोल्यूटिज्म, देखिए ऐसी सरकार, यानी कि हम समझते हैं कि आपका निरंकुशता क्या है। ध्यान दीजिए, ऐसी सरकार या शासन, कैसा? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार की कोई अंकुश नहीं होता, यानी कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हो, कोई भी शासन हो, कोई भी रूल हो जिस पर कोई क्या नहीं होता, अंकुश का मतलब होता लगाम, नियंत्रण नहीं होता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम लोग निरंकुश सरकार कहा जाता है, जो अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल और आधारिक और दमनकारी सरकारें होती हैं। कैसी होती है? केंद्रीकृत सैन्य और आधारित आपकी दमनकारी सरकार होते हैं। क्लियर है? कल्पना 10, ऐसा समाज जो कि कल्पना जो इतना आदर्श हो कि उसका साकार होना लगभग असंभव हो, यानी कि कोई ऐसी कल्पना, ऐसी कोई समाज की बात जिसको साकार करना कैसा हो, असंभव हो। क्लियर है? ये 2 शब्द हमको नहीं मिले, हम लोगों ने इनको पूरे अच्छी तरह से देखा। तो अभी फिलहाल क्या था, हम अब तक जो हमने पढ़ा वो हमने इस चित्र को ही एक्सप्लेन किया, जो आपका फ्रेडरिक आपके सरयू ने बनाया था। क्या क्या स्थिति थी, क्या क्या चीजें थी उसमें, हमने अब तक जो है बच्चों इसी को अपने लेक्चर के माध्यम में पूरी चीजों को पढ़ा और हमने अब तक इसमें यही जाना। आगे की तरफ बढ़ चलते हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठ जाएंगे जिनकी कल्पना अभिव्यक्ति सरयू ने चित्रवन में की थी। कह रहे कि बहुत सारी ऐसे क्या होंगे, आपके विषय क्या होंगे, उठ जाएंगे, जिनकी कल्पना कौन कर रहा है बच्चों? ध्यान रखिए, सरयू कर रहा है। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर
उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। कह रहा है कि बच्चों, कह रहे जो आपका यूरोप में क्या हुआ, 19वीं सदी में क्या होता है, आपके राष्ट्रवाद की ताकत को उभारा। और राष्ट्रवाद की ताकत वहां उभरने से क्या हुआ कि जो आपका जो यूरोप देश है, यूरोप महाद्वीप है, उसमें राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आया। यानी कि आपका पॉलिटिकल और आपका मेंटली मानसिक जो आपका बहुत सारे इसमें रिफॉर्म आए, बहुत सारे चेंज आए। देखिए, इन परिवर्तनों से अंत यूरोप के बहुराष्ट्र वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। अब जहां यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय आपका साम्राज्य था, उसको रिप्लेस कर कर उसके स्थान पर क्या आया, राष्ट्रीय राज्य का क्या हुआ, आपका उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुत्वता एक केंद्रीय शक्ति थी। क्या थी आपकी प्रभुत्वता? एक क्या थी आपकी केंद्रीय शक्ति थी। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान की भाव, साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। अगर आप लोग देखेंगे कि जो आधुनिक आपके विचार, आधुनिक गतिविधि, जो चीजें यूरोप में बहुत लंबे समय से हो रही थी और जो विकसित हो रही थी, उसमें अगर हम लोग बात करें तो हम केवल ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय राज ही था। उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे कि एक साझा पहचान की भावना कि हम एक साथ एकजुट होकर मिलकर हैं, उनकी भावना थी। और साझा हमारा इतिहास है और साझा हमारी विरासत है, ऐसी भावनाएं उनके अंदर जागृत हो रही थी। क्लियर है? यह संघर्षों और नेता तथा आम लोगों की सरगर्मी से निर्मित थी। और ये कैसे बनी थी? जो लोगों ने आपके संघर्ष किए थे, उन नेताओं ने, जो भी आम लोगों को से गर्मजोशियों के साथ उनकी भावनाओं को मिलते हुए लोग उनसे मिले थे, जो उन लोगों ने जो फीलिंग आपका डेवलप की थी, ये सब वही थी। यह अध्याय उन विधि प्रक्रिया पर प्रकाश डालेंगे, विधिवत क्या करेंगे, उन सब चीजों वो आपका प्रकाश डालेंगे जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य यानी कि राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। अब कुल मिलाकर इतनी जो लंबी थ्योरी पढ़ी है, उसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, 19वीं सदी में जो आपका यूरोप में आपका राज्य राष्ट्र और आपका राष्ट्रवाद जो अस्तित्व में आया, नेशनलिज्म, स्टेट, नेशन स्टेट और नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्रवाद क्या होता है ये हमको बहुत जरूरी पढ़ना है। राष्ट्रवाद, वाद माने, मैं बताता हूं अपने अनुसार, वाद माने होता है चश्मा। आप जिसका पहन लो वो आपको दिखाई दे। आपने राष्ट्र का पहना तो आपको राष्ट्र दिखाई दे, आपने समाज का पहना आपको समाज दिखाई दे। क्लियर है? आपने शिक्षा पहना आपको शिक्षा का दिखाई दे। ठीक, तो ये है। तो हम राष्ट्रवाद को समझेंगे इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत, इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत। क्या चीज थी, कैसे हो रही थी, क्या उसकी समस्या थी, इन सब चीजों को हम लोग क्या करेंगे, उन सब चीजों को अपने लेक्चर के माध्यम से हम उनको पढ़ेंगे, उनको जानेंगे। तो अभी जो है जितना हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ तक किसी भी बच्चे का कोई भी आपको चीज है आपको समझ नहीं आई है, आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए लगे हाथों आप क्या करते हैं, एक छोटा सा हमको क्या मिला है, एक राइटर है, फ्रांसीसी दार्शनिक है, अंद्रेस रेनन। थोड़ा इनको आपका देख लेते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया है, ये थे, देखिए फ्रांसीसी दार्शनिक अंद्रेस रेनन 1823 से 1892 में, तो 1882 में साबान विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। देखिए
जो आपके रेनन थे, इन्होंने कहा कि इनके अनुसार राष्ट्रवाद क्या है, उसकी इन्होंने व्याख्या की थी कि इनके अनुसार राष्ट्र है क्या, आप किसको राष्ट्र समझेंगे, किसको देश समझेंगे। अभी फिलहाल सब बच्चों अपने दिमाग में सोचिए, सिंपल बात करें, अगर मैं कहूं आपका राष्ट्र क्या है, तो आप कैसे उसकी परिभाषा को डिफाइन करेंगे, कैसे मुझे एक्सप्लेन करेंगे, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक व्याख्यान दिया, एक लेक्चर दिया था, क्लियर है। और उन्होंने एक व्याख्यान में एक प्रसिद्ध निबंध का जो शीर्षक था वो भी इन्होंने छाट के दिया था, क्यों रेस्ट अन नेशन, राष्ट्र क्या है। इनका एक शीर्षक था बच्चों, राष्ट्र क्या है। इस राष्ट्र क्या है शीर्षक और इस प्रसिद्ध निबंध से ही इन्होंने राष्ट्र की परिभाषा को प्रतिपादित किया, उसको बताया। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, समान नस्ल, धर्म, क्षेत्र से बनता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, राष्ट्र की सर्वप्रथम एक परिभाषा आई थी, ये राष्ट्र क्या है। तो उन्हें कहा था कि राष्ट्र या देश वो होगा जिसकी एक समान भाषा हो, यानी कि उस देश के लोग एक सी भाषा बोलते हैं। दूसरे ने क्या कहा बच्चों, ध्यान दीजिए, नस्ल मतलब एक सी प्रजाति हो, कि या तो सारे ऑस्ट्रेराइट हो या सारे आपके मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप ज्योग्राफी में उसमें जब आप पढ़ेंगे बच्चों भूगोल में, तब आपको मिलेगा नस्ल क्या होती है। फिर दूसरा आपका धर्म, एक ही धर्म को फॉलो करने वाले हो और क्षेत्र से बनता हो। अगर आप इस थ्योरी को फॉलो करते हैं तो देखिए, भारत में ना तो एक समान भाषा है, ना एक समान आपकी नस्ल है, ना एक समान धर्म है, और एक क्षेत्र तो है ही। तो भारत में ना धर्म था नस्ल, एक साथ ही नहीं। लेकिन रेनन ने इस परिभाषा को मना किया है कि जरूरी नहीं है, वो खंडन करते हैं, इस बात का खंडन करते हैं कि जो हम राष्ट्र की परिभाषा लेते हैं कि एक क्या होगा आपका, एक समान भाषा हो, समान नस्ल हो, समान क्षेत्र हो, उसी से आपका राष्ट्र बनता है, और ऐसा जो है आपका नहीं है। तो क्या किया उन्होंने, उस बात को आपका खंडन किया है कि ऐसा नहीं है। अब हम देखेंगे आपका रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है, इसको हम बच्चों कल समझेंगे, क्योंकि समय जो है आपका समाप्त हो रहा है और थोड़ा लंबा चल जाएगा, क्योंकि राष्ट्र को समझना, उसकी व्याख्यान करना, उसकी परिभाषित करना, ये एक अपने आप में थोड़ा सा टास्कपूर्ण चीज है। तो हम इसको कल बहुत अच्छे से देखेंगे। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोगों को बहुत सारी नई चीज आपको सीखने को मिली होगी। क्लियर है? तो आज आप जो जितना पढ़ा है आप उसको रिवीजन करिए, उसको पढ़िए, कल हम लोग इससे आगे बढ़ते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।